कहानी की शुरुआत होती है और हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं। थॉमस एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जॉब करता है एक बैंक। लेकिन थॉमस कभी एक फेडरल एजेंट हुआ करता था। लेकिन एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के समय कुछ दिक्कत हुई। तब से थॉमस ने फेडरल ऑफिसर का जॉब छोड़ दिया और अपना नाम बदल लिया। थॉमस का असली नाम है मार्क, लेकिन अब वो अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करता। जैसी जिंदगी अभी वो बिता रहा है, वो बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी से। जब से वो लंदन आया है, वो एक बार भी यहाँ से बाहर नहीं गया। उसने हर चीज का रूटीन बना करके रखा है। सुबह सुबह वो जगता है और एक्सरसाइज करता है। थॉमस की एक बेटी भी है 8 साल की, जिसका नाम है कार्ल। जब वो अपनी एक्सरसाइज कर लेता है तब वो अपनी यूनिफॉर्म को पहनता है और अपनी बेटी को लेकर के जाता है। वो कार्ली को स्कूल छोड़ता है और चला जाता है अपने जॉब पर। वो दिन भर बैठा रहता है अपनी सिक्योरिटी पोस्ट। वो मैगजीन्स पढ़ता है और बीच बीच में सीसीटीवी फुटेजेस को देखते रहता है कि यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार उसका काम खत्म होता है तब वो अपनी बेटी को पिक करता है और सीधा आता है अपने घर वापस। इसके अलावा उसकी जिंदगी में दूसरा कोई भी काम, वो अपनी जिंदगी को ऐसे ही एंजॉय करता है। एक दिन जब वो घर पे आता है और अपनी बेटी को सुलाने के बाद जब डाइनिंग रूम में पहुंचता है, तभी उसे गाड़ी की हेडलाइट नजर आती है जिसकी रोशनी सीधा उसके कमरे में आ रही। तब उसे शक होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक गाड़ी नजर आती है। गाड़ी से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और आने लगते हैं उसके घर की तरफ। तब वो दरवाजे पर जाता है उन्हें देख। इसी बीच उसका दरवाजा खुलता है और 3 लोग चले आते हैं उसके घर। इन तीनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। अंदर आते ही वो हमला कर देते हैं थॉमस पे अपने बेसबॉल बैट से। थॉमस जब तक कुछ सोचता तब तक ये लोग उस पर टूट पड़ते हैं। थॉमस भी अपने पूरी ताकत के साथ इनसे लड़ता है। डाइनिंग रूम से लड़ते लड़ते ये लोग पहुंच जाते हैं हॉल में, लेकिन इनकी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। थॉमस इन तीनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तभी ये लोग बेसबॉल बैट से मार देते हैं उसके सर पर। तब थॉमस का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो गिर जाता है नीचे जमीन पे। जैसे उन्हें लगता है कि अब ये गिर चुका है, तब वो अंधाधुन उसे मारने लगे। तब तक मारते हैं जब तक वो पूरे तरीके से बेहोश नहीं हो जाता। लेकिन बेहोश होने के बाद थॉमस को जैसे ही होश आता है, वो देखता है इन तीनों लोगों को। फिर पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरे घर पे बहुत सारे पैसे हैं तो तुम लोग गलत हो। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। मेरे घर पर तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तब एक रॉबर गुस्सा हो जाता है। वो अपना मास्क निकालता है और थॉमस पर बंदूक तान करके कहता है कि मुझे बताओ सारा का सारा कोकीन कहाँ है। इस बात को सुनने के बाद थॉमस भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे पास कोई कोकीन नहीं है। तब वो लोग कार्ली को बाहर ले आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने अभी भी कोकीन नहीं दिया तो हम इस बच्ची को मार देंगे। तब थॉमस इन्हें समझाता है और कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास कोकीन नहीं है। तुम लोग शायद गलत एड्रेस पर आए हो। जिस आदमी को तुम लोग ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। तब ये लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। थॉमस कहता है कि मेरे घर का बिजली बिल पास नहीं पड़ा है, उस पर तुम लोग मेरा नाम और इस घर का एड्रेस देख सकते। जैसे ये लोग बिजली बिल को देखते हैं, इन्हें समझ में आ जाता है कि थॉमस सच बोल रहा है। उन्हें किसी और घर पर जाना था, लेकिन गलती से वो लोग यहाँ पर आ गए। इन तीनों को भी समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने गलती की है। लेकिन जिस आदमी ने अपना मास्क हटाया है, अब वो डरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर उन लोगों ने थॉमस को जिंदा छोड़ दिया तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा और कहीं स्केच भी ना बनवा दी इसकी। तब वो तैयारी करने लगता है थॉमस को मार। एक वक्त के बाद थॉमस भी समझ जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो अपने आप को संभालता है और तुरंत बंदूक छीन लेता है पहले आदमी से। फिर वो दूसरे आदमी को शूट करता है। दूसरे आदमी को शूट करने के बाद वो पहले आदमी को मारता है। अब सिर्फ तीसरा आदमी जिंदा बचा है, जिसके पास कार्ली है। तब थॉमस उसे भी मार गिराता है। उसे मारने के बाद वो जाता है कार्ली पास और देखता है कि कार्ली सुरक्षित है। जब वो इस बात की पुष्टि कर लेता है, तब यहाँ पर बुलाता है पुलिस वालों को ये सारी बातें बताने कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन थॉमस कॉल करके पुलिस वालों को पूरी बात बताता उससे पहले वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके सर पे बहुत ही जोर से चोट लगी है। अपने पिता को इस हालत में देखने के बाद कार्ली उसे उठाने लिए। तभी थोड़ी देर के बाद उसे पुलिस वालों की गाड़ियों की आवाजें सुनाई पड़ी। तब वो शांत हो जाती है। जैसे ही सुबह होता है, थॉमस को होश आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि अभी वो एक हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा हुआ है और उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। उसे ये बात समझ में नहीं आती कि उसके हाथ में हथकड़ी। तभी यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है क्वीन। क्वीन थॉमस को कहता है कि तुम पर 3 लोगों के मर्डर के चार्जेस लगे हैं, इसीलिए तुम्हें बंधक बना करके रखा गया है। इस बात को सुनने के बाद थॉमस चौंक जाता है और कहता है कि किस बात का मर्डर? मैंने सेल्फ डिफेंस में उन लोगों को मारा है। अगर मैं उन लोगों को नहीं मारता तो मुझे और मेरी बेटी दोनों को मार दे। क्वीन कहता है कि तुम्हारी इस गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुम अब तक सरकार को गुमराह कर रहे थे गलत नाम से। मुझे पता है कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है और तुम कौन हो। तुम सबको थॉमस बता रहे हैं, तुम थॉमस तो बिल्कुल भी नहीं। इन बातों को सुनने के बाद अब परेशान होने लगता है थॉमस। तभी वो टीवी पर न्यूज देखता है। यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है और उसके असली नाम को लिखा गया है कि आखिर मार्टिन पार्कर है कौन। थॉमस को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। बाहर भी पुलिस वाले खड़े हैं। वो यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जा सकता। इसी बीच एक नर्स आती है उसके पास और कहती है कि तुम्हारा वकील तुमसे बात करना चाहता है। इन बातों को सुनने के बाद अब थॉमस फोन ले लेता है। तब उसे पता लगता है कि उसके एक पुराने दोस्त ने कॉल किया है जिसका नाम है रिम। वो भी एक फेडरल ऑफिसर है। वो थॉमस को कहता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी असली आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। मुझे सिर्फ 2 घंटे का वक्त, 2 घंटे में मैं लंदन पहुंचने वाला हूँ। एक बार मैं वहाँ पहुंच गया तब मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा।
होगा। इन बातों को सुनने के बाद अब थॉमस जानबूझ के पेन को नीचे गिरा देता है। जब नर्स नीचे पेन उठाने जाती है तभी वो क्लिप निकाल करके अपने हाथ पर रखता है ताकि बाद में वो हथकड़ी को खोल सके। जैसे ही नर्स यहाँ से बाहर जाती है थॉमस बड़े ही आसानी के साथ अपने हथकड़ी को खोल लेता है। फिर वो बाहर आता है। बाहर एक ही पुलिस वाला था। वो बड़े ही आसानी से उसे मार गिराता है। उसे बेहोश करके वो अपने कपड़े बदलता है और आता है बाहर। तब उसे पता लगता है कि यहाँ पर 2 और गार्ड्स हैं। तब थॉमस उनसे लड़ने लगता है। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई, लेकिन अंत में थॉमस इन दोनों को भी बेहोश करके नीचे गिरा देता है। तभी हम कूपर नाम के एक माफिया को देखते हैं जिसके पास अभी 2 डीलर आए हुए हैं। थोड़े समय पहले इन लोगों ने इससे बहुत सारे हथियार खरीदे, लेकिन अब ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। इनका कहना है कि कूपर ने इन्हें जो हथियार दिए थे वो बिल्कुल भी काम के नहीं है। इनके सारे कस्टमर्स का इनके पास कंप्लेन आ रहा है। इन बातों को सुनने के बाद कूपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे हथियार दिखाओ। जो हथियार उसने बेचा था वो उन हथियार को अपने हाथ में ले लेता है और उसे चलाने के लिए तैयार कर रखता है। तब तक ये दोनों लोग चिल्ला रहे होते हैं। कूपर जैसे ही हथियार को रेडी करता है उसी बंदूक से इन दोनों को मार गिराता है और मारने के बाद कहता है कि मेरे हथियार में कोई भी कमी नहीं है, चलाने वाले में कमी है। तभी यहाँ पर कूपर की सेक्रेटरी आती है और वो थॉमस के बारे में बताती है कूपर कि उसके बारे में हर जगह पे खबर आ रही है। ये थॉमस को मार्टिन के नाम से जानते हैं। सेक्रेटरी कहती है कि मार्टिन अभी लंदन में है। यहाँ पर हमें पूरी सच्चाई पता लगती है। कूपर थॉमस का ससुर है। कूपर की बेटी इस दुनिया में नहीं, इसीलिए कूपर कैसे भी चाहता है कि कार्ली उसके पास आ जाए ताकि उसे वो अपना वारिस बना दे। कूपर जितना प्यार कार्ली से करता है उतनी ही ज्यादा नफरत करता है थॉमस से। कूपर को लगता है कि उसकी बेटी की मौत थॉमस की वजह से, इसीलिए वो कॉल करता है दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल को जिसका नाम है बिशप। बिशप को कहता है कि थॉमस अभी लंदन में है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे मार गिराओ और उसे मारने के बाद तुम्हें कार्ली को लेकर के आना है मेरे पास। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सही सलामत मेरे पास आनी चाहिए। इसके बदले में वो बिशप को बहुत सारा पैसा ऑफरता है, जितने पैसे बिशप को कभी नहीं। तब बिशप भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। वो बहुत ही आसानी से ट्रैक कर लेता है थॉमस को कि आखिर अभी थॉमस कहाँ पर है। तभी हम कार्ली को देखते हैं जिसे सोशल सर्विस वालों के पास छोड़ा गया है। कार्ली के पास स्टेसी नाम की एक लड़की है जो डिटेक्टिव, जिसने आज दिन में ही इंट्रोगेट किया था थॉमस को। वो बात कर रही है यहाँ पर कार्ली से। तभी यहाँ पर क्वीन आता है और स्टेसी को कहता है कि हमें कार्ली को यहाँ से लेकर के चलना पड़ेगा वरना बड़ी दिक्कत हो सकती, क्योंकि थॉमस वहाँ से भाग चुका है। वो कभी भी आ सकता है यहाँ। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुका है। अंदर आते ही वो पहुंचता है रिसेप्शनिस्ट के पास, उसे पीटता है और पूछता है कि बताओ कार्ली कहाँ पर है। तब वो कहता है कि तीसरे माले पर तुम्हें कार्ली मिल जाएगी। थॉमस आने लगता है ऊपर। जैसे ही वो तीसरे माले पर पहुंचता है वो देखता है कि बिशप बैठा हुआ है कंप्यूटर पे। बिशप पूरे कंप्यूटर के डाटा को हैक कर रहा होता है। जब थॉमस उससे बात करता है तभी वो शीशे में देखता है कि बिशप ने यहाँ के सारे लोगों को मार दिया है। वो समझ जाता है कि यहाँ का माहौल खराब होने वाला है। तब वो निकलने लगता है, लेकिन बिशप समझ जाता है कि यही थॉमस है। जैसे ही वो भागता है बिशप भी उसके पीछे भागने लगता है और वो अंधाधुंध गोलियां भी चलाता है उसके ऊपर। लेकिन थोड़ी देर के बाद थॉमस गायब हो जाता है। लेकिन बिशप इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो हर एक कमरे में जाकर के ढूंढता है कि आखिर थॉमस कहाँ गया। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो बिशप को चकमा देने के बाद कंप्यूटर के पास आ चुका है। वो पूरे डेटाबेस में देखने लगता है कि आखिर कार्ली को लेकर के ये लोग कहाँ पर गए हैं। जैसे ही उसे कार्ली की जानकारी मिलती है वो सबको नोट कर लेता है एक पेपर और पूरे के पूरे डेटा को डिलीट कर देता है ताकि बिशप को पता न लगे कार्ली के बारे में। जैसे ही उसका काम होता है वो बिशप का फोन भी तोड़ देता है क्योंकि उसके अंदर उसने सारे डेटा को ट्रांसफर कर लिया था। अब थॉमस का काम हो गया है। वो भागते हुए आता है नीचे। तभी वो देखता है कि बाहर एक टैक्सी खड़ी। वो अंदर जाकर के बैठता है और टैक्सी वाले को भगाने के लिए कहता है। तभी लोग भागने लगते हैं। तब तक बिशप भी भागता हुआ आता है बाहर। बाहर आने के बाद वो देख लेता है कि थॉमस एक टैक्सी से भाग रहा है। बिशप भी अपनी गाड़ी में बैठता है और पीछा करने लगता है इस टैक्सी का। बिशप की गाड़ी शानदार है, टैक्सी उतनी तेजी से नहीं चल सकती। बिशप गाड़ी चला रहा होता है तब वो अपने हाईटेक कंप्यूटर से कनेक्ट करता है उस टैक्सी को और टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। तुम्हारी टैक्सी के अंदर अभी जो आदमी बैठा है वो एक कातिल है। हम लोग उसे कब से ढूंढ रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर कोई कार्यवाही ना करें तो अगले गैस स्टेशन पर गाड़ी को रोक देना, मैं आकर के उसे गिरफ्तार दूंगा। तब टैक्सी ड्राइवर उसकी बातों में आ जाता है। वो गैस स्टेशन पर टैक्सी को रोकता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं थॉमस को भी शक हो चुका है। वो जानता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो भी चौकन्ना हो जाता है। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बिशप आता है। वो जाकर के जैसे ही टैक्सी के अंदर झांकता है उसे पता लगता है कि अंदर कोई भी नहीं है। वो समझ नहीं पाता है कि थॉमस कहाँ गया। तभी वो देखता है कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। वो अंदर जाता है और अंदर वाले को कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे तुम्हारे सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करना है। जब वो सारे फुटेजेस को चेक करता है तब उसे पता लगता है कि थॉमस जैसे ही टैक्सी से निकला बगल में ही एक पीले रंग की ट्रक खड़ी थी। वो ट्रक के पीछे लटक गया और ट्रक के साथ ही वो यहाँ से गायब हुआ है। तब बिशप दोबारा आता है बाहर और ट्रेस करने लगता है उस ट्रक।
थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो पहुंच जाता है ट्रक के पास। तभी थॉमस भी देख लेता है कि बिशप उसका पीछा कर रहा है। थॉमस ट्रक से नीचे उतरता है और भागते हुए जाता है एक केबल कार के पास और उसके अंदर चढ़ जाता है। तभी बिशप भी यहाँ पे आता है। वो देखता है कि थॉमस ऑलरेडी एक केबल कार के अंदर जा चुका है। तब वो खड़ा होकर के उसे देखने लगता है। बिशप को पता लगता है कि थॉमस के साथ अंदर दो गुंडे बैठे हुए हैं, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब वो उन दोनों को चिल्ला करके कहता है कि अगर तुम लोगों ने इस आदमी को पीट करके बेहोश कर दिया तब मैं तुम दोनों को $10,000 दूं। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं थॉमस पे। तब थॉमस भी इन पर टूट पड़ता है। इन तीनों लोगों के बीच घमासान लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। अंदर ही एक बिजनेसमैन बैठा हुआ है जो इन सारी चीजों को देख करके डर देता है, लेकिन थॉमस जानता है कि अगर उसने इन दोनों को बेहोश नहीं किया तब वो लोग उसे बेहोश कर दें। इसीलिए वो इन दोनों को तब तक मारता है जब तक वो दोनों बेहोश नहीं हो जाते। उनके बेहोश होने के बाद वो उस बिजनेसमैन का फोन लेता है और उससे कॉल करता है रे को। रे को बताता है कि अभी वो केबल कार पर है। वो अगले स्टेशन के बारे में बताता है जहाँ पर वो रुकने वाला है। वो रे को कहता है कि ठीक 4 मिनट में मैं उस स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर पहुंचो। तब रे कहता है कि मैं रास्ते में ही, मैं एकदम टाइम पर पहुंच जाऊंगा। तभी हम बिशप को देखते हैं। बिशप भी जानता है कि ये केबल कार कौन से स्टेशन पर रुकने वाली। उसने अपने सारे हथियारों को तैयार कर लिया है। वो भी स्टेशन के तरफ ही आ रहा है। तभी हम थॉमस को देखते हैं स्टेशन से बाहर आ। वो जैसे ही बाहर आता है हम देखते हैं कि बिशप भी यहाँ पर आ चुका है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है थॉमस पर। तभी एन वक्त पर यहाँ पर रे आ जाता है अपनी कार लेकर। तब बिशप उसके कार पर भी गोली चलाता है, लेकिन थॉमस कार के अंदर बैठता है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी रे को एहसास होता है कि थॉमस को गोली लगी है, उसे इलाज की जरूरत है। तब रे उसे लेकर के जाता है अपने अपार्टमेंट, उसकी गोली निकालता है और बैंडेज भी लगा देता है ताकि थॉमस की हालत ज्यादा खराब ना हो। इसी बीच रे को उसके बॉस का कॉल आता है। उसका बॉस बताता है कि जो आदमी तुम लोगों के पीछे लगा है उसका नाम है बिशप। बिशप पहले मिलिट्री में हुआ करता था, लेकिन मिलिट्री छोड़ने के बाद वो कातिल बन गया, एक बहुत ही खतरनाक। वो अपने टारगेट्स का पीछा कभी भी नहीं छोड़ता। वो अभी तुम्हारे पीछे है, तो तुम दोनों को चौकन्ना रहना चाहिए। तब रे ये सारी बातें बताता है थॉमस को। थॉमस पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तब रे उसे पूरी बात बताता है कि कूपर सबसे बड़ा गन का सप्लायर हो चुका है अमेरिका में, उसे पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन तुम्हारी मदद से हम उसके पास पहुंच सकते हैं। वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। एक बार तुम उसके पास पहुंच गए तब हम भी उसके पास पहुंच जाए और अरेस्ट कर लेंगे। तभी दूसरी तरफ हम बिशप को देखते हैं जो इन दोनों को ढूंढने की तैयारी कर रहा है। जब ये लोग भाग रहे थे तो बिशप ने रे की गाड़ी का नंबर देख लिया था। वो अपने कंप्यूटर में गाड़ी का नंबर डालता है और पूरी की पूरी कार को ट्रेस कर लेता है क्योंकि कार के अंदर जीपीएस लगा है, और चला आता है अपार्टमेंट के नीचे। फिर वो अपने हथियारों को निकालता है और लिफ्ट से आने लगता है ऊपर। तभी हम देखते हैं रे और थॉमस को। ये दोनों जा रहे हैं कार्ली को लाने। जैसे ही ये लोग लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अंदर से बिशप आकर के इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। बिशप को देखने के बाद ये लोग दरवाजे के पास छिप जाते, लेकिन बिशप अभी भी गोलियां चला रहा है। तब धीरे धीरे ये लोग भी अपने हथियारों को बाहर निकालते हैं और बिशप पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन बिशप पागलों की तरह गोलियां चला रहा है। उसके पास हथियार भी बहुत आधुनिक है। वो इतनी ज्यादा गोलियां चलाता है कि एक गोली आकर के लग जाती है यहाँ पर और रे की हालत खराब हो जाती है। जब थॉमस इस चीज को देखता है तब वो रे को लेकर के आता है नीचे और अपनी कार में बैठा करके भागने लगता है ताकि वो उसका उपचार करवा सके। लेकिन आधे रास्ते में आने के बाद उसे एहसास होता है कि रे की मौत हो चुकी है। तब थॉमस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कार में ही ऐसे ही बैठा रहता है। तभी दूसरी तरफ हम बिशप को देखते हैं जो इन्हें चारों तरफ ढूंढ रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे इनकी गाड़ी नजर आ जाती। तब वो अपनी कार रोकता है और आता है इनके कार के पास, लेकिन अंदर आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर सिर्फ रे की लाश पड़ी है और थॉमस कहीं गायब हो चुका है। फिर वो चारों तरफ थॉमस को ढूंढता है और अंत में आकर के बैठ जाता है अपने कार के। तभी वो रियर व्यू मिरर में देखता है कि थॉमस पीछे ही बैठा है और थॉमस ने बंदूक तान दी है बिशप। वो बिशप की बंदूक लेता है और कहता है कि मैं जब तक ना कहूँ तब तक गाड़ी चलाते रहो, हम दोनों को एक डॉक पर जाना है। ये लोग पहुंच जाते हैं डॉक। तब थॉमस बिशप को बाहर निकालता है और एक लकड़ी के पिलर से बांध देता है। फिर बिशप को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कूपर को कॉल करो और उसे बताओ कि मैं मर चुका हूँ और तुम्हारे पास कार ली है। जब थॉमस ये सारी बातें कर रहा होता है तब तक धीरे धीरे करके बिशप ने अपने हाथों को खोल लिया है और एक वक्त के बाद वो हमला कर देता है थॉमस पर। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई है। ये दोनों ही ट्रेंड सोल्जर है। कभी बिशप मारता है थॉमस को तो कभी थॉमस मारता है बिशप, लेकिन एक वक्त के बाद थॉमस भारी पड़ता है बिशप पे। वो उसे दमदार किक मारता है और गिरा देता है पानी में गिराने के बाद वो आकर के अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल पड़ता है कार्ली को ढूंढने के। तभी हमें पता लगता है कि कार्ली स्टेसी के साथ है उसके घर पर और कूपर को ये बात पता लग गई है। कूपर यहाँ पर आता है और एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देता है। अंदर जाने के बाद वो स्टेसी को बंधक बनाता है और कार्ली अब उसके पास है। वो कार्ली को बताता है कि वो उसका नाना है। तभी दूसरी तरफ हम थॉमस को देख, उसे भी पता लग गया है कि कार्ली कहाँ पर है। वो जैसे ही यहाँ पर आता है उसे एहसास हो जाता है कि सारे के सारे कूपर के लोग हैं जो घर के चारों तरफ फैले। तब वो अपनी बंदूकें निकालता है और हमला करना शुरू कर देता है इन सारे लोगों।
इनके बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन एक एक करके थॉमस सबको मार देता है। अब थॉमस को लगता है कि वो घर के अंदर जा सकता है, लेकिन वो घर के अंदर दाखिल होता उससे पहले दोबारा बिशप आ जाता है और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार बिशप बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो थॉमस को मारने का मौका ही नहीं देता। जब जब थॉमस उस पर वार करता है, उसका वार खाली जाता है और बिशप मार मार के उसे बेहोश करता है। एक वक्त के बाद जैसे ही थॉमस नीचे गिरता है, बिशप एक कुल्हाड़ी उठा करके लाता है मारने के लिए थॉमस को। तभी थॉमस उठ करके खड़ा हो जाता है, फिर अपने सबसे खतरनाक पैंतरों का इस्तेमाल करता है बिशप से लड़ और अंत में दमदार किक मारता है बिशप। तब बिशप जाकर के गिरता है अपनी ही कुल्हाड़ी, जिसे थोड़े समय पहले उसने उठाया था थॉमस को मार, और इसी के साथ यहीं पर बिशप की मौत हो जाती। तब थॉमस जाने लगता है घर के अंदर कार्ली को बचाने के लिए। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि कार्ली कूपर के साथ बैठी हुई है और यहीं पर कूपर के असिस्टेंट भी है। थॉमस जैसे ही अंदर आता है, ये सारे लोग एक दूसरे पर बंदूकें तान देते हैं। तब कूपर थॉमस को कहता है कि अपनी बंदूक को नीचे करो, यहीं पर तुम्हारी बच्ची भी है। तब थॉमस देखता है कि कार्ली बहुत ही ज्यादा डरी है, वो अपनी बंदूक को रख देता है नीचे। तभी कूपर बंदूक उठा लेता है। थॉमस को एहसास होता है कि ये लोग उसे मार। कूपर ने अंदर आते ही एक चाकू उठा लिया था, वो तुरंत चाकू फेंक करके मारता है इनके तरफ और कूद जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर बंक है। वो बंदूक उठाता है और कूपर के असिस्टेंट को मार देता है। तब थॉमस देखता है कि जो चाकू उसने फेंका था, वो चाकू जाकर के लगा है कूपर को और कूपर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। कार्ली जैसे ही अपने पिता को नीचे गिरे हुए देखती है, भागते हुए आकर के गले लग जाता। तब ये लोग देखते हैं कि कूपर की भी मौत हो। थॉमस अपनी बेटी को लेकर के निकल जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।